देखिए, अगर राफेल में और दवा में हमें चूज करना होगा तो पहले विकास में राफेल खरीदने के नहीं, इस देश में फैक्ट्रियां, रिसर्च, अस्पतालें और ये जो सेंटर्स मैंने आपको बताया उसको खोलने की जरूरत है। सरकार को नीति में घोषित करना चाहिए कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है मौलिक अधिकार है। और जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी है उसमें मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि आयुष्मान भारत की आपने कंडीशन देखी है। आयुष्मान भारत में आप क्या घोषणा तो करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूं, लेकिन उसमें जो आप तेल दे रहे हैं, यानी कि असली जिससे वो चलेगी सेवाएं, वो 5,000 या 6,000 करोड़ दे रहे हैं या 7,000 करोड़ दे रहे हैं। तो 5,000 7,000 से आप 80 करोड़ आदमी के वेलबींग को नहीं देख सकते स्वास्थ्य में। ये बहुत ही बड़ा लोचा है इसके अंदर। आज से नहीं, 1 दशक से ज़्यादा समय से हम लोगों ने अभी तक 3 बार आमरण अनशन किए हैं। कोरोना जैसी महामारी आने से 10 साल पहले ही हमने सरकार को जगाने की कोशिश की। जनता से भी हम अपेक्षा करते थे कि स्वास्थ्य जैसे मसले पर उनको सामने आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे उनको एजुकेट करने की कोशिश की। आपके ओपीडी काउंटर पे अस्पताल के अंदर आता है, उसी समय देन एंड देयर वो इंश्योर्ड है अपने इलाज के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए, दवाओं के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। वो ऑन द स्पॉट आप उसको आप ही वो रजिस्टर्ड जो 10 रुपये की जो रसीद जो कटा लिया, या 5 रुपया या 1 रुपया की रसीद जो भी आप रखते हो, वो रसीद कटाते ही वो इंटाइटल हो जाता है कि उसकी जो जांच और सुविधाएं और दवाएं घर जाने के लिए फ्री में मिलेगी। चाहे वो टाटा अंबानी हो या एक गरीब का बेटा हो, वो माँ हो, बहन हो, बच्चा हो, हर को मिलना चाहिए। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीहुज़्ज़मान अंसारी। इलेक्शन उत्तर प्रदेश चुनाव की यात्रा में आज हम बनारस पहुँचे हैं और अलग-अलग मुद्दों पे अलग-अलग व्यक्तित्व से हम बातें कर रहे हैं। अभी हम बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम शंकर जी। और डॉक्टर ओम शंकर जी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एचओडी हैं आप। और हम आपसे बात करेंगे हेल्थ सिस्टम पे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कैसा है, कोरोना काल में जिस तरीके से हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ और पूरी दुनिया ने देखा उसको, किस तरीके से हाहाकार बची हुई थी और लोग जो है परेशान थे, अपने पेशेंट को लेकर के परेशान थे, और ऑक्सीजन की किल्लत जो थी। और उसके बाद फिर सरकार का जो रवैया उसके बाद था, कोरोना काल के बाद था, और सरकार ने कहा और संसद में भी कहा और प्रदेश में भी ये कहा कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। तो बहरहाल हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि एज ए डॉक्टर ये वर्तमान में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आप सबों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए आपने अवसर दिया। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज बहुत लचर है, और ये हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि इस देश का कोई नागरिक नहीं है जो हाल में जो कोरोना का काल जब एक महाप्रलय के रूप में हमारे देश पर छाया था, किस तरह आपने लोगों में हाहाकार, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे बेड्स हों, चाहे ऑक्सीजन हो, उसके लिए देखा। फिर उसके बाद आपने इलाज सही से नहीं मिलने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हुई, वो उनको आपने कई जगह आपने गंगा में उनकी लाशें बहती हुई देखी होगी। आप इलाहाबाद के अंदर बालू के ढेर के नीचे उनको दबाते हुए देखा होगा। आपने लंबी-लंबी कतारें देखी होगी। आपने जो शमशानों को था उसको आपने घेरते हुए, ढकते हुए देखा होगा। सच को छुपाया नहीं जा सकता है, और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अपनी कमियों को
मान लेना किसी भी अच्छी किसी भी सही कदम की पहली शुरुआत होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कमियाँ हैं, तो फिर हम उस कमियों को दूर करने के लिए उपाय ढूँढते हैं। अगर सरकार इन कमियों को मानकर अपनी कमियों को आम जनता के सामने रखे, तो हो सकता है कि आम जनता सरकार से और सरकार के साथ भी बेहतर जो है वो कोऑपरेट करे, उनको मदद करे और सरकार भी तब हम समझेंगे कि ईमानदार है। वो वास्तव में जब कमियों को देख सकती है, तो कमियों को दूर करने के रास्ते भी तलाशे जाएँगे। ऐसा देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इस देश में स्वास्थ्य क्रांति का मिसाल शुरू करने वाला व्यक्ति हूँ। आज से नहीं 1 दशक से ज़्यादा समय से हम लोगों ने अभी तक 3 बार आमरण अनशन किए हैं। कोरोना जैसी महामारी आने से 10 साल पहले ही हमने सरकार को जगाने की कोशिश की और ऐसी कोई सरकारें नहीं हैं, जिनको हमने लगातार हम लोगों ने ना लिखा, ना पढ़ा, ना बताया हो। ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, सबको बताया हम लोगों ने, आमरण अनशन किया। लेकिन तब हमें जो हम आज जनता से भी हम अपेक्षा करते थे कि स्वास्थ्य जैसे मसले पर उनको सामने आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे उनको एजुकेट करने की कोशिश की। बहुत सारे राजनीतिज्ञों को ये समझाने की कोशिश की कि स्वास्थ्य की राजनीति क्यों की जानी चाहिए और मुझे खुशी है कि विगत 1 दशक से ज़्यादा समय से जब हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, तो इस देश की जो रहनुमा है, जो नेतागण हैं, वो आज स्वास्थ्य को हर चुनाव का मसला बना रहे हैं। ये हम लोगों के आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने की पहली सीढ़ी है। हम ये नहीं कहते कि अभी विजय हो गई है और सरकार हम लोगों के आंदोलन के दबाव में कई सारे काम किए। उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाए। अभी देखिए योगी जी कह रहे हैं कि हर जिले को मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। एक्चुअली ये सब हमारी डिमांड थी। हम लोगों ने जब शुरुआत किए इस आंदोलन को, इस देश के कमजोर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रियलाइज करते, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं समझता हूँ कि इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। सरकार कुछ भी कहे लेकिन वास्तविकता को हम देखते हैं और कोई भी व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब उसके लिए आप धन देंगे। बिना धन के, जैसे बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती है, अगर बिना बैटरी के गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक उसी तरह अगर देश की या कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था या व्यवस्था को बेहतर आप करना चाहते तो उसमें धन खर्च करना होगा। देखिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जिसको हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, वो मतलब 6-8% से लेकर 15 से 20% अपने जीडीपी का हर वर्ष स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है और जो देश जितना विकसित हो जाता है वो और ज्यादा स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है, क्योंकि किसी भी सभ्यता में मनुष्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हथियार महत्वपूर्ण चीज नहीं है, मनुष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए जो समाज आगे बढ़ते जाता है वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। यानी कि जो देश अपने स्वास्थ्य, अपने आम जन के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, करते हैं, वो समझिए कि वो पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। डॉक्टर साहब, ये राइट टू हेल्थ के बारे में अभी आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में बताएं। कब आपने आंदोलन शुरू किया, उससे क्या प्रभाव पड़ा? और राइट टू हेल्थ का आंदोलन इस देश में एक अजूबा और पूरी दुनिया में अजूबा आंदोलन है। इससे पहले आप बहुत सारी सरकारें ने बहुत अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर काम किए, लेकिन एक डॉक्टर के नाते जब मुझे ये महसूस हुआ, बचपन से ही मुझे महसूस हुआ था, क्योंकि मेरा खुद का एक छोटा भाई था जो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं होने की वजह से और सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उनकी जान चली गई थी। तो शायद बचपन से ही ये आंदोलन मेरे दिमाग में था और हर समय उस जब से बड़ा हुआ धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाता गया। लेकिन वास्तविक तौर पे आज से 1 दशक पहले हमने जमीनी लड़ाई उसकी छेड़ी और आमरण अनशन किए। तो मेरा जो कहना है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक रोड मैप हमने सरकार को सुझाया है। हमने बताया कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सरकारों को अपने कुल बजट का कम से कम 10% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना चाहिए। कुल बजट का 10% का मतलब हुआ कि अगर आप
कि टोटल एनुअल बजट 30 लाख करोड़ है, तो 3 लाख करोड़ जो है आपको स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना चाहिए। उस 3 लाख करोड़ का आधा यानी 1.5 लाख करोड़ जो है आपको ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए खर्च करना चाहिए, जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर्स कहते हैं। क्यों ग्रामीण को बेहतर करना चाहिए? उसकी 2 वजह है। एक तो इस देश की 70% 80% आबादी गाँव में रहती है, तो एक तो पहली वजह ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएँ हम इस पर बेहतर कर सकते हैं। एक, कि लोगों में बीमारी विकसित होने को रोक सकते हैं, और जो बीमार हो गए हैं उसका उचित इलाज करके हम अपने देश की स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी नींव कह सकते हैं, को मजबूत कर सकते हैं। तो जैसे घर बनाते तो सबसे पहले हम नींव के अंदर मजबूत जो है कंक्रीट और ये सब डालते हैं। तो आपके देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी कंक्रीट और ईंट जो है, असली ईंट जो है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव के अंदर वो होनी चाहिए। हर गांव के अंदर एक सब सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना ही होना चाहिए। और वहाँ पर प्रिवेंटिव यानी कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किए जाने चाहिए, जो आम जनता में हेल्थ अवेयरनेस की बात करें। उसका काम ही हो लोगों को शिक्षा देना कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, पानी कैसा पिएं, कैसा कौन सी चीज आप ना खाएं, कैसे केमिकल्स आपको नुकसान कर रहा है, कैसे नशा नहीं करना चाहिए, कैसे आपको आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जागरूकता ऑर्गेनिक फूड्स क्यों खाने चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें। और कैसे आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, अगर आपका बच्चा बीमार हो तो कहाँ ले जाना चाहिए, अगर डिलीवरी होने वाला हो, प्रेगनेंसी हो तो क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए एक तो एजुकेशन है, और दूसरा उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट उसके गाँव में प्राइमरी रूप से उसको उपलब्ध हो। और उसके बाद जो है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जिसको आप सीएचसी और ये सब तरह के इंस्टीट्यूशन को, उसमें जो ये आधी बजट का जो 2% है, मतलब 10% में 5% आपको पीएचसी को इम्पावर करने के लिए है, और 2% जो है सीएचसी या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर के जो और रूप हैं वहां पे खर्च करना है। उसके बाद हमने कहा था कि बाकी जो 3% है उसको टर्सरी केयर को डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं इस देश के अंदर, सबको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करनी चाहिए। हर 3 से 5 करोड़ आबादी पर एक एम्स बनाया जाना चाहिए। जो आपका एम्स के अलावा जितने भी आपके जो सरकारी संस्थानें हैं, मेडिकल कॉलेज, उन मेडिकल कॉलेजों जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो 200 के आसपास के नंबर के हैं, उस सबको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना चाहिए। और टोटल बजट आपको चाहे केंद्र हो और राज्य को कम से कम 10% स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए। अगर ये चीज करेंगे तो ये एक दिन और कानूनी तौर पर सरकार को नीति में घोषित करना चाहिए कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है मौलिक अधिकार है। और जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी है उसमें मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि आयुष्मान भारत की आपने कंडीशन देखी है। आयुष्मान भारत में आप क्या घोषणा तो करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूं, लेकिन उसको उसमें जो आप तेल दे रहे हैं, यानी कि असली जिससे वो चलेगी सेवाएं, वो 5,000 या 6,000 करोड़ दे रहे हैं या 7,000 करोड़ दे रहे हैं। तो 5,000 7,000 से आप 80 करोड़ आदमी के वेलबींग को नहीं देख सकते स्वास्थ्य में। ये बहुत ही बड़ा लोचा है इसके अंदर। और यही वजह थी कि अभी जब कोरोना के समय में लोगों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये चरमरा गई थी और बंद थी ये, क्योंकि पैसे ही नहीं थे उसमें, तो फिर काम कैसे करेंगे उसमें। मेरा कहना है कि अगर इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी ही होनी चाहिए, तो एक तरह की गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लॉन्च करे कि जो भी व्यक्ति आपके ओपीडी काउंटर पे अस्पताल के अंदर आता है, उसी समय देन एंड देयर वो इंश्योर्ड है अपने इलाज के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए, दवाओं के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। वो ऑन द स्पॉट आप उसको आप ही वो रजिस्टर्ड जो 10 रुपया की जो रसीद जो कटा लिया, या 5 रुपया या 1 रुपया की रसीद जो भी आप रखते हो, वो रसीद कटाते ही वो इंटाइटल हो जाता है कि उसकी जो जांच और सुविधाएं और दवाएं घर जाने के लिए फ्री में मिलेगी। चाहे वो टाटा अंबानी हो या एक गरीब का बेटा हो, वो माँ हो, बहन हो, बच्चा हो, हर को मिलना चाहिए। या तो आप ये कर दें, या तो कोई भी आदमी आए, उस रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, किसी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जो भी आए फ्री में अपना इलाज कराए, सरकारी संस्थानें हो। और निजीकरण जो है, निजी संस्थानें जो हैं, उस पर पूर्ण तरह से या तो आप रोक लगा लें, जो शायद संभव नहीं होगा। लोग मुझे इसके लिए कहेंगे कि बड़ा ही
थोड़ा-सा एक्सेंट्रिक विचार है, लेकिन संभव है, कुछ भी संभव है। सरकार अगर अपनी ज़िम्मेदारी लेती है, तो इसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हाँ, कुछ जो बड़े लोग हैं, आप उसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अलाउ कर दें, तो उसके लिए आप अलाउ कर दें कि आप कुछ संस्थानें रहेगी, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के स्तर पे नहीं, टर्शरी हेल्थ और सुपर स्पेशलाइज्ड कुछ केयर, कुछ टायर 1, टायर 2 सिटी में कुछ हो अस्पताल, जिनको बहुत लोग अगर यहाँ ना आना चाहें, उनको भीड़ लगे या कुछ भी लगे, तो वो अपना वहाँ चले जाएँ। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि कोई नहीं होनी चाहिए। सरकारें क्या गंभीर आपको दिखी पिछले एक दशक में? आपने बताया राइट टू हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हैं, तो सरकारें पिछले एक दशक में कितना गंभीर दिखी हैं हेल्थ की व्यवस्था को लेकर? सरकार पहले तो स्वीकार नहीं कर रही थी कि स्वास्थ्य एक राजनीतिक मसला हो, और उसके बाद जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया और सरकार ने कुछ इस दिशा में कुछ कदम उठाए, तो उनको राजनीतिक लाभ भी हुआ। तो मुझे लगता है कि इन वजहों से सरकार भी ये समझने लगी कि एक राजनीतिक मसला हो सकता है, और उसको नारों में सिर्फ ले आई, अभी तक मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि अभी अगर कुल बजट आप देखें तो अभी भी आपका वास्तविक स्वास्थ्य बजट 1% से कम खर्च हो रहा है वास्तविक तौर पर, 0.75 मुश्किल से। सरकार 1.25% कहती है कि 3% उनका गोल है, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। ये सब में नहीं है, नारों में है। ये अभी नारों में है, लेकिन मुझे खुशी उससे भी है कि कम से कम नारों में तो है। मैं उसको नकारात्मकता से नहीं देख रहा हूं, मैं सकारात्मक की तरफ से देख रहा हूं कि एक बार जब नीतियां में आएंगी, नारों में होगी, तो फिर एग्जीक्यूशन के लिए भी धीरे धीरे जब लोगों को ये अधिकार समझ में आएगी, शिक्षा का प्रसार होगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होगी, और कोरोना जैसे महामारी आकर हर व्यक्ति को अपने लिए स्वास्थ्य के महत्व को समझा जाएगा, तब शायद मुझे और मेरा मानना है कि सरकारें फिर दूसरी आएगी। हर सरकार एक तरह से नहीं होगी, कोई सरकारें इससे बेहतर होगी जिनको इसका महत्व समझ में आएगा। देखिए, अगर राफेल में और दवा में हमें चूज करना होगा, तो पहले विकास में राफेल खरीदने के नहीं, इस देश में फैक्ट्रियां, रिसर्च, अस्पतालें और ये जो सेंटर्स मैंने आपको बताया, उसको खोलने की जरूरत है। इससे ना सिर्फ आपके देश में गरीबी कम होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य बजट कम होने से इस देश में हर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में 80 से 85% लोग अपने से पैसे से दवा खरीद के खा रहे हैं या इलाज करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके देश में हर साल 5 करोड़ लोग गरीब हो जा रहे हैं। तो ये गरीबी को भी अगर रोकना है, इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करना है, तब भी आपको हेल्थ सिस्टम चाहिए। और हेल्थ सिस्टम को बेहतरी करने से जो विकास है उसका हॉरिजॉन्टल विकास होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में की आबादी में उनका जो गरीबी है धीरे धीरे बेहतरी की तरफ होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी मजबूत होते हैं आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी। जब आर्थिक और शारीरिक तौर पर व्यक्ति मजबूत होता है और उसको अच्छी शिक्षा दे दी जाए, तो इसी को कहते हैं बेस्ट ह्यूमन कैपिटल। यानी क्वालिटी हेल्थ केयर अगर हम सबको दे दें और क्वालिटी एजुकेशन दे दें, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू है वो है यहाँ की पॉपुलेशन, और यंग पॉपुलेशन जो 65% है हमारी जनसंख्या, जो यंग पॉपुलेशंस की। तो अगर उस 65% आबादी को एक ह्यूमन कैपिटल बना दिया, तो ये ना सिर्फ आपके देश और समाज के लिए बेहतर होगा, बल्कि पूरे दुनिया और राष्ट्र और मानवता के लिए बेहतर होगा। सर, ये बनारस में कोरोना काल में बनारस में क्या सूरत हाल थी, क्या पोजीशन थी, और क्या ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई थी यहाँ पे? ना सिर्फ बनारस में ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में मौतें हुई है। मैं एक जिम्मेदार चिकित्सक के रूप में कह सकता हूँ आपको, सरकारी आंकड़े भले ही झूठ फैलाए। सरकार तो ये भी कह रही थी, जब सरकार ये कह रही थी कि यहाँ पर मौतें सिर्फ 5 लाख हुई थी, तब भी मैंने उसके आंकड़े और उस गैप को उजागर किया था। जब सरकार कह रही थी कि कोरोना के इन्फेक्शन जो है यहाँ कुछ लाख हुए हैं, तब भी मैंने कहा था कि ये कोरोना की वास्तविक संख्या करोड़ों में है। और ये चीजें बाद में साबित हुई, और हमारी सारी बातें जो हमने कही थी, चाहे मौत के आंकड़े हो,
जब उसके हेल्थ सिस्टम पर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया गया कि हमारी बातें सही थी और सरकार आंकड़ों को छुपा रही थी। आंकड़ों को छुपाने से मैं हमेशा शुरुआत में भी कहा, ये वास्तविकता नहीं बदलने वाली, ना ही हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने वाली, ना ही देश बेहतर होने वाला। सरकार वो बेहतर है डेमोक्रेसी में जो सरकार जनता की सुनती है और सुनकर जनता के लिए बेहतरी की उपाय करती है, और उससे गलती हो जाती है, अगर कमियां हो सकती है, मैं नहीं मानता कि एक दिन में सरकार सब कुछ कर देगी, तो सरकार माफी मांग सकती है उसके लिए। तो इतना बड़ी त्रासदी एक तरह से कोरोना काल को हम देखते हैं, लेकिन हम देखें कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे आपने आंदोलन किया, जो डॉक्टर आप समझिए, गंभीरता को समझिए, लेकिन इतनी मौतों के बाद भी कोई जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या वजह है इसकी? देखिए, जब आदमी रोजमर्रा में अपने, आज गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी के उसमें जा रहे हैं, तो लोग अपने पेट के ऊपर ही पहले सीमित हो रहे हैं। कहाँ उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था के बारे में सोचने और करने का। तो रोज़ बेरोज़गार है, 5 किलो अनाज मिल जाए और जीवन किसी तरह कल कल आ जाए और परसों हम ज़िंदा रहें। जब ज़िंदगी की लड़ाई चल रही हो, उसमें लोग पेट और स्वास्थ्य के बीच में जब आंदोलन होगा, तो पहले पेट भारी पड़ जाता है उस स्वास्थ्य के ऊपर। आखिरी सवाल सर, कि आप प्रखर होकर बोलते हैं हर मुद्दों पे, आप एक सरकारी डॉक्टर हैं, तो क्या आप डरते नहीं हैं कि इस तरीके से आप सरकार के, या आपकी बातें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जो है कहीं न कहीं एज़ चैलेंज के रूप में क्यों ना ले ले, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आप क्या डरते नहीं हैं? डरना किससे है? देखिए, जो आदमी पैदा लिया उसको मरना है। चाहे हम हों, आप हों, चाहे कोई भी इंसान हो। मैं जो भी कह रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस देश इस देश के नागरिक और एक मानवता के बेहतर भविष्य के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं मर जाऊँ इसके लिए, तो इससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद नहीं होगा और मेरे जैसा कोई देशभक्त ना होगा। तो एक राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अगर आपकी बातों से मिल रही है हमें। बिल्कुल। ये राष्ट्रवाद है, जब आप राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन को सरकार के खौफ के बीच में बेखौफ तरह से आप उसकी बेहतरी के लिए लड़ते हैं और उसमें शहीद हो जाते हैं, तो ये असली राष्ट्रवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ओम शंकर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और राइट टू हेल्थ के लिए को लेकर के काफ़ी आंदोलन इन्होंने किया है। 2014 में इन्होंने आंदोलन किया, तो हम इनका धन्यवाद देते हैं। सर, आपने बात किया।